Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत राय आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया की। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि आपकी नेशन के अगेंस्ट जो थ्रेट है वो आपके कंट्री की स्टेबिलिटी को जेपार्डाइज कर सकता है, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी सेक्टर जो है वो हमें इन सारे प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो उसकी एक क्लियर कट स्ट्रेटजी हमारे पास होनी जरूरी है। एंड इसके लिए इंडिया ने एक पहल चालू करी है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया की। तो हम देखते हैं आगे की क्या क्या है इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। लेकिन उसके पहले आप अगर हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं और आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है, जहां पे आप अपनी आईएएस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी आईएएस की जर्नी को एक लेवल अप ले जा सकते हैं अनअकैडमी के साथ। एडमिशंस ओपन है और फाउंडेशन बैच होगी 2025-26 के लिए। बैचेज वहाँ पे दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रही हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। एंड 40% ऑफ है पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जितनी जल्दी इनरोल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इनरोल कर लीजिए आप 30 नवंबर के पहले। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो इस लोकेशन पे जाकर के भी आप अपनी सारी इंक्वायरी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपनी कोई भी इंक्वायरी है जो आप चाहते हैं कि आपको पता करनी है, आप उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपनी इंक्वायरी पूरी कर सकते हैं। आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। एक काउंसलिंग फॉर्म भी उसमें डाला हुआ है। काउंसलिंग फॉर्म में भी आप अपनी डिटेल्स भर के और वहाँ पे आप जो भी रिस्पॉन्स चाहते हैं वो रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ, उसकी एक कंपाइल्ड नोट्स आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगी। आपको इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपको नोट्स का फ़ायदा वहाँ पे हो जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पे अगली कौन सी वीडियो जाने वाली है इसके लिए आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहती हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी के कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के कम्युनिटी में भी आपको सारे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहते हैं। नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होते रहते हैं। कौन सा टीचर कब क्या कौन सी क्लास लेने वाला है, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलती हैं। और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये कोड BR10 यूज़ करके इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की। तो हुआ ये कि इंडिया ने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए एक प्रोसेस चालू करी। जो प्रोसेस चालू करी गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट द्वारा। इसको अगर हम देखें तो आफ्टर ईयर्स ऑफ डेलिबरेशंस इन द मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। The National Security Council Secretariat is in the process of collecting inputs from several central ministries. अलग अलग मिनिस्ट्रीज से वो इनपुट्स लेंगे, डिपार्टमेंट से इनपुट लेंगे और उनको एक साथ जोड़ देंगे, स्टिच टुगेदर कर देंगे टू ड्राफ्ट द स्ट्रेटजी बिफोर सीकिंग द फाइनल कैबिनेट अप्रूवल फॉर इट। नेशनल सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट चारों ओर से डेटा इकट्ठा करेगा और फिर उसको एक जगह जोड़ के फाइनली आपको एक फाइनल आउटपुट देगा जिसपे कि फाइनल अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल आएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया विल कम आउट विथ अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये पहली बार है। हमें आज़ाद हुए इतने साल हो गए बट स्टिल हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी नहीं। आज पहली बार जा कर के 2023 में ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे बात होनी चालू हुई है। तो हम इतना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में बात तो करें, पर है क्या, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? तो इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले तो इट आउटलाइंस द कंट्रीज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड द वेज टू बी अडॉप्टेड टू अचीव दिस। हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के पॉइंट्स क्या क्या हैं, हमें किस किस पॉइंट्स पे सिक्योरिटी बढ़ानी है, हमें कैसे सिक्योर करना है अपने नेशन को,
और क्या तरीके होंगे उन पॉइंट्स को अचीव करने के, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बता देने से कुछ नहीं होता है, आपको उनको अचीव करने भी आना चाहिए, तो उनके वेज भी वो बताएगा। नाउ द सेकेंड थिंग, इट विल कंसिडर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलने का मतलब दोज थ्रेट्स, ट्रेडिशनल थ्रेट्स आर दोज थ्रेट्स जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को एज अ स्टेट को अफेक्ट करती हैं। बट देयर आर सम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स ऑल्सो जो कि स्टेट के अलावा इंडिविजुअल्स और ह्यूमैनिटी को भी थ्रेट डालती है। एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट भी पड़ता है तो उसको नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट बोलते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी विल नॉट ओनली कंसिडर द ट्रेडिशनल थ्रेट्स बट इट विल ऑल्सो कंसिडर द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स एज वेल। ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को भी अपने एम्बिट में लेगा। एंड फाइनली असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स, रिसोर्स एलोकेशन, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एक्शंस एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड डिफेंस। आप अपने पोटेंशियल थ्रेट्स, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कि एक सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव का आउटलाइन देंगे और उसके बाद पोटेंशियल थ्रेट्स का असेसमेंट करेंगे कि क्या क्या एक्चुअली थ्रेट्स हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टेट एग्रेशन है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नॉर्थ वेस्ट पार्टीजन मूवमेंट्स हैं, दैट इज खालिस्तानी मूवमेंट यू कैन से। इन सबको एक असेसमेंट इन सब का किया जाएगा, फिर उनके हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन होगा। देखो जब तक आपको पता नहीं है कि कौन सा थ्रेट कितना बड़ा है तब तक आप कहाँ कितना रिसोर्स लगाना है ये नहीं जान पाएंगे। तो उसके लिए अगर एक बार आपने पोटेंशियल थ्रेट्स को एसेस कर लिया तो फिर आप रिसोर्स एलोकेट आसानी से कर पाओगे और नीडफुल वे में कर पाओगे। नहीं तो फिर कहीं भी कुछ भी आप रिसोर्स दे दोगे उससे फायदा होगा नहीं। तो एक तरह से ये असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या क्या रखता है। तो इट विल आउटलाइन द कंट्री सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड द वेज टू बी अडॉप्टेड टू अचीव दिस। सेकेंडरी, it will consider traditional as well as non-traditional threats in its ambit, and finally it will assess the potential threats and will do the resource allocation on the need basis. Now if we go further, is India the first country जिसके पास national security strategy होगी? जी नहीं, इसके पहले बहुत सारे कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल डेवलप्ड नेशंस की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड रसिया। इन तीनों के पास अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज हैं। और चाइना एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उसके पास भी है। ऑल्दो हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान ने भी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022-26 रिलीज करी है, बट इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री विच विल हैव द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। तो हमें याद रखना है कि किन किन कंट्रीज के पास, यूएस, यूके, रसिया एंड चाइना के पास भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान ने ऑल्दो लॉन्च करी है बट इट विल हैव इट एक्चुअली रिलीज द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रॉम 2022 to 2026. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, वॉज इट द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2023 ओनली कि इंडिया ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में सोचा है? क्या ये पहली बार है? बिल्कुल नहीं। इसके पहले 2000 में कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आई थी। वी नो दैट कारगिल हैपेंड इन 1999, बट उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की गई थी जहां पे ये रिकमेंडेड था कि हमारे पास एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऑल्दो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। सेम विद द केस ऑफ नरेश चंद्र टास्क फोर्स सिक्योरिटी इन 2012. In 2012, the Naresh Chandra Task Force on Security submitted a report that discussed various aspects of national security, including defense and intelligence reforms. ये भी implement नहीं हो पाया था. And then came National Security Advisory Board. इसमें बहुत सारे experts थे, advisors थे national security matters के, जिन्होंने एक draft formulate किया था national security strategy पे. ये ड्राफ्ट्स प्रेजेंट किए गए थे सक्सेसिव गवर्नमेंट को, बट दिस वाज आल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड द फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डिड नॉट मटेरियलाइज. एंड देन केम जनरल DS हुड्डा's document 2019, based on which this current national security strategy is being implemented. Lieutenant General retired DS Hudda, a former army commander, prepared a national security strategy document
विच मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। फाइनली जाके जब 2019 में ये डी.एस. हुड्डा का डॉक्यूमेंट आया, डी.एस. हुड्डा की कमेटी बनी थी और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया उस बेस पे अब फाइनली 2023 में एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। हम बाद में फाइनली देखेंगे कि डी.एस. हुड्डा कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, बट अभी एक बार नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं फाइनली। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था दैट इट विल आउटलाइन द कंट्रीज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। कंट्री के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसको आउटलाइन करेगा। तो एक तरह से हम देखते हैं एक बार कि क्या क्या हैं आउटलाइंस में, सजेस्टेड आउटलाइंस क्या क्या है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट के। तो उसमें ये सारी एलिमेंट्स होनी चाहिए। मैंने पॉइंट वाइज डाल दिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स आप ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो कि नेशनल सिक्योरिटी का एक वर्किंग डेफिनेशन होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी क्या है, अगर आप यही नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो फिर नेशनल सिक्योरिटी में आगे बढ़ेंगे कैसे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन, क्योंकि हर एक चीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। आज तक वर्ल्ड भर में टेररिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आ पाई है, इसीलिए वर्ल्ड पूरे अलग अलग कंट्रीज टेररिज्म को अलग अलग तरीके से डील करने की कोशिश करती हैं। सम थिंग्स दैट टेररिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम सम कंट्रीज, बट एक वर्किंग डेफिनेशन होनी जरूरी है। जैसे प्रॉब्लम टेररिज्म में आ रही थी वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी में ना आए, इसलिए इसमें वर्किंग डेफिनेशन डालनी जरूरी है। नाउ हमें ये चीज नोटिस में लानी होगी दैट देयर आर इमर्जिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड। करेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रही है। रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो रहा है, दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड उस बेस पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बननी चाहिए। सो वी मस्ट टेक इनटू द नोट ऑफ इमर्जिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। थर्ड इज एक नेशनल स्ट्रेंथ की हमारे पास असेसमेंट होनी चाहिए और साथ ही साथ वीकनेस ऑफ द कंट्री की हम इन चैलेंजेस को डील करने में कहाँ पीछे पड़ रहे हैं। आप एक मतलब यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, टैकल कर पा रहे हैं और कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, हमारी वीकनेसेस क्या है नेशनल सिक्योरिटी की, हम कहाँ कहाँ पीछे छूट रहे हैं। उस चीज़ को जब तक आप असेस नहीं करोगे तब तक आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं आएगी। फिर आप ऐसे एक नॉर्मल सी दुनिया में आप ऐसे सोच के अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं। तो आपके पास एक नेशनल स्ट्रेंथ की लिस्ट होनी चाहिए और वीकनेसेस की लिस्ट होनी चाहिए। और उस हिसाब से सिंस जैसे मैंने यहाँ पे बताया था दैट देयर मस्ट बी असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स फॉर द रिसोर्स एलोकेशन। तो अगर आपके पास एक वीकनेसेस की लिस्ट होगी देन यू कैन एलोकेट योर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन दैट वीकनेसेस कि हाँ यहाँ वीकनेसेज हैं, हमको यहाँ रिसोर्स ज़्यादा एलोकेट करने चाहिए, इसलिए आपके पास एक ये असेसमेंट होना चाहिए। एंड फाइनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज नीडेड टू मीट द चैलेंजेस। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जब आप अपने वीकनेसेज को असेस कर लेंगे, आप अपने वीकनेसेज को ढूंढ लेंगे कि हाँ हम यहाँ वीक हैं, तो फिर आप उस हिसाब से मिलिट्री का रिसोर्स एलोकेशन करेंगे, इकोनॉमिक रिसोर्स एलोकेशन करेंगे, डिप्लोमेटिक रिसोर्स एलोकेशन करेंगे। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताई ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आपको पहले आउटलाइन होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए। फिर उसके बाद आप उन ऑब्जेक्टिव्स में किन किन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, क्या आप नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को छोड़ तो नहीं रहे हैं, ट्रेडिशनल थ्रेट्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं, और फिर उनका पोटेंशियल थ्रेट्स को असेस करके और रिसोर्स एलोकेट करें। तो यहाँ पे आप जो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है उसी का एक एक्सपेंडेड वर्जन है यहाँ पे कि आपके पास एक वर्किंग डेफिनेशन होना चाहिए, आपके पास इमर्जिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स होने चाहिए कि जियोपॉलिटिकल चेंजेस की वजह से कैसे सिक्योरिटी कंडीशंस चेंज हो रही हैं, फिर आपके पास नेशनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेज की एक लिस्ट होनी चाहिए और उस हिसाब से आपका रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। तो दिस वाज द सजेस्टेड आउटलाइन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। नाउ द थिंग इज कि नीड क्या पड़ गई ऐसी अचानक से, ये मतलब ऑल्दो अचानक से तो नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि 1999 से ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट की बात चल रही है, बट इसकी नीड कहाँ पड़ी। तो हम देखते हैं दैट दिस इज एन एरा ऑफ स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी कहने का मतलब क्या है, हमको पता है दैट आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर, कोल्ड वॉर एंड जब हुआ था
तो द एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल लैंडस्केप with growing number of potential adversaries and expanding missions for armed forces। एक रेस सी चालू हो गई थी, जैसे ही यूएसएसआर ब्रेक हुआ एक रेस सी चालू हो गई कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और फिर एक्सपेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज होने लगी, एमुनिशंस का एक्सपेंशन होने लगा। ऑल्दो 1945 द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से लेके ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर दैट इज 1991 तब तक दो कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच एक रेस चल रही थी कि हम में से कौन आगे निकलेगा। बट वंस यूएसएसआर गॉट ब्रोक डाउन, बाकी कंट्रीज भी इमर्ज होने लगी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्राइम एग्जाम्पल चाइना इमर्ज होना चालू हुआ। इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड टू इमर्ज इन दैट पीरियड ओनली। तो एक रेस सी होड़ सी लग गई कि अब हमें आगे निकलना है, अब हमें आगे निकलना है। तो एक तरह से जो ये स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी थी, ये एक तरह से हमको देखने में मिलती है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल लैंडस्केप क्रिएट होने लगा। अब कौन सी कंट्री कितना आगे बढ़ रही है, कौन सी कंट्री कितना आर्म्स एम्युनिशंस डेवलप कर रही है, ये चीज़ें फिर डिफाइन करना मुश्किल हो गया था। उसके पहले हमें पता था कि सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर डेवलप कर रहे हैं। नाउ दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि अपार्ट फ्रॉम स्टेट, जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में स्टेट का ही फंक्शनल रोल होता है। बट आफ्टर द कोल्ड वॉर रीजनल ग्रुपिंग्स भी जो थी उन्होंने स्टेट फंक्शंस करना चालू कर दिए। नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक वॉरलॉर्ड्स, एथनिक चीफटेंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मतलब एमएनसी जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, एंड इंटरनेशनल एनजीओज आर इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये चीज़ें फॉर एग्जाम्पल एक एमएनसी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें फेसबुक, हमने एक देखा था केस दैट हाउ फेसबुक अफेक्टेड द यूएसए इलेक्शंस। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज हैं या फिर इंटरनेशनल एनजीओज हैं, ये कैसे स्टेट के रोल में घुस रही हैं। जो काम स्टेट को करना चाहिए था वो काम अब ये सारी कंपनीज कर रही हैं, एनजीओज कर रहे हैं। तो एक तरह से इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स फिर हमारे साथ भी अराइज होने लगेंगी। और सबसे बड़ी तो टेररिज्म एक की चैलेंज है हमारे लिए, एथनिक डाइवर्सिटी है हमारी चैलेंज एक, स्मॉल आर्म्स प्रोलिफरेशन, and then narcotics trafficking is the biggest problem if you currently talk in the security status of India। religious extremism भी है, the Hindu Muslim divide and all which require vigilant attention। इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगी और फिर वो एक टाइम पे फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। तो एक तरह से टेररिज्म, एथनिक डाइवर्सिटी, प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट हमारे पास होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हमारे नेशनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेज को एसेस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एथनिक डाइवर्सिटी में हम कहाँ वीक हैं, हम क्यों नहीं स्मॉल आर्म्स प्रोलिफरेशन को रोक पा रहे हैं, क्यों नहीं नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग को रोक पा रहे हैं। तो ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उस पर कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा अगर बात करें तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स की बात आती है कि क्या नीड के सेकंड पॉइंट में। तो द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस इज वाइटल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। इंडिया हैज लॉन्ग बीन कंसर्न्ड अबाउट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन इट्स नेबरहुड। हमारे नेवर में ही दो कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे अगेंस्ट एनिमी कंट्रीज भी बोली जा सकती है, ऑल्दो एनिमी कंट्रीज नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर नॉट करेंटली एट वॉर विथ अस, बट उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। वी नो दैट पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री, चाइना इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री। तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, हमारे नेवर में ऐसी दो कंट्रीज हैं जो हमारे अगेंस्ट रहती हैं, तो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ ये हैं, तो उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। हमारी स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए इस पॉइंट पे। उसके बाद इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन्स एट डिएगो गार्सिया एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। यूएस का एक बेस है इंडियन ओशियन में, डिएगो गार्सिया। वहाँ पे यूएस ने अपने यूएस न्यूक्लियर वेपन्स को रखा हुआ है। So India's nuclear deterrent needs to adapt to the technological change and geopolitical shifts। इंडिया को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि देखो हमारे आसपास एक इंडियन ओशियन जो हमारे साउथ में,
नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। ये तीन कंट्रीज़ के न्यूक्लियर वेपन्स हमारे आसपास हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि कैसे इसको टैकल करना है, कैसे इस चेंज को हमें अडेप्ट करना है। देन इमर्जिंग इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप टू द इंडो पैसिफिक रीजन विच इज बिकमिंग द न्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो आप, असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट्स। कोल्ड वॉर के पहले तक यूएसए और वर्सेस यूएसएसआर चलता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास क्लियर एक कट व्यू था कि हाँ यूएसए यूएसएसआर की लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, तो ठीक है। बट अब हुआ ये कि कोल्ड वॉर के बाद जब खत्म हुआ यूएसएसआर के ब्रेकडाउन के बाद, वी नो दैट जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक पावर सेंटर की तरह डेवलप हो गए थे, अब वो पावर सेंटर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इंडियन ओशियन पैसिफिक रीजन्स में, इंडो ओशियन पैसिफिक रीजन्स में। क्यों? क्योंकि चाइना के बहुत सारे वहाँ पे क्लेम्स हो रहे हैं। चाइना वहाँ पे अपने मिनरल्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए क्लेम करना चाहता है। चाइना चाहता है कि एक तरह से चारों ओर से इंडिया को घेर लिया जाए, दैट इज द सागरमाला प्रोजेक्ट एंड ऑल। और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, इसको टैकल कैसे करना होगा हमें, इसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होने की ज़रूरत है। उसके बाद एन इमर्जिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन्विजन्स कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन विद इन अ मैट्रिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी कहने का मतलब, वी नो दैट क्वाड इज अ सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन 4 नेशंस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ये कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो हम लोग शो कर रहे हैं, ये भी हमारा इनविजन में होना चाहिए, हमारे विजन में होना चाहिए, दैट यस वी नो दैट हम यहाँ पे अपने इंडो पैसिफिक रीजन्स में कुछ काम कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेके। क्वाड है हमारा एक, जो कि चाइना के अगेंस्ट काम करता है। तो एक तरह से हमारे पास कोऑपरेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारे तो कन्वेंशनल थ्रेट्स थे। फॉर एग्जांपल जो ये न्यूक्लियर डिटरेंस है, उसके बाद ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है पावर की, या फिर अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी की जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस की वजह से आ रही हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से आ रही हैं, एनजीओज की वजह से आ रही हैं। इसके अलावा कुछ अनकन्वेंशनल थ्रेट्स हैं। अनकन्वेंशनल थ्रेट्स में अगर हम देखें तो जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैं, ये भी एक थ्रेट का कारण बन सकते हैं। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो ये हमारे सोशल इश्यूज हैं, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट करेंटली इफ यू से। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकता है। तो हमारे नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दैट हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को अगर हमें इन्हेंस करना है तो हमें इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पे ध्यान देने पड़ेंगे। दूसरा, आज के ज़माने में इन द एरा ऑफ 21st सेंचुरी वी नो दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड साइबर सिक्योरिटी इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो इसको, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी और वल्नरेबिलिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। द थिंग इज़, नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में जैसा मैंने बताया, आपको क्लियर होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे, और उस हिसाब से फिर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर पाएंगे। As we know that cyber security is a major concern requiring advanced technological capabilities. आप बस ऐसे हवा में ही कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए कि हाँ साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उस पर कैसे हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस करनी पड़ेंगी, कहाँ रिसोर्स कैसे एलोकेट करना पड़ेगा। Then there are some minor problems like ecological degradation and climate change. Environmental security भी एक बहुत मेजर इशू हो जाता है। As we know that glaciers are melting and sea levels are rising, तो इसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। और हमें फाइनली नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमारी एक काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी रोल्स हैं, उनको अंडर यूटिलाइज किया गया है। हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं।
उनके एडवाइजरी रोल्स को, उनके एडवाइजेस को हम लोग उतनी ज़्यादा ध्यान में मद्देनज़र नहीं रख पाते हैं। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बनाई क्यों फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपने, अगर आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उस पर। एंड इस अथॉरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक अथॉरिटी होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनकी पावर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली वहीं एक होंगे जो आपको एडवाइस दे पाएंगे रिगार्डिंग योर नेशनल सिक्योरिटी। दे आर द एक्सपर्ट्स, उनको पता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ, जस्ट अ मिनट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ, I think there is some problem. Yeah, what can be the potential benefits of national security strategy in India? So यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दे दिया है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लें, that what can be the national potential benefits of national security in India. So first of all, we will talk about the comprehensive approach. Now, what is comprehensive approach? So, okay. So a national security strategy will provide a comprehensive approach for addressing various security challenges. जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने आउटलाइन कर लिया, यहाँ पे आपने आउटलाइन कर लिया, आपने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट को एसेस कर लिया, उनके पोटेंशियल थ्रेट्स को एसेस कर लिया और फिर रिसोर्स एलोकेशन कर लिया, तो ये एक तरह से आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आ गया, एक जिसके बेस पे आप अपना काम कर पाएंगे। तो एक डॉक्यूमेंट, एक जगह लिखी हुई सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप एकदम अलाइंड काम कर पाओ। तो इट विल एड्रेस वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट विल इंक्लूड बोथ इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। व्हाई आई एम सेइंग दिस? सी, न्यूक्लियर डिटरेंस, जिसमें चाइना और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज की बात हो रही है, डिएगो गार्सिया की बात हो रही है। So these are some external threats to the nation. And if we talk about the left-wing extremism, these are some internal threats. तो एक comprehensive approach अगर हमारे पास होगा तो हम internal और external securities को अच्छे से डील कर पाएंगे। दूसरा, clear objectives. आपके पास clear cut roles होंगे, clear cuts क्या बोलते हैं उनको, आप ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्शंस होंगे कि आप कैसे काम करना है आपको। आपने अपना पोटेंशियल थ्रेट एसेस कर लिया है, आपने अपना रिसोर्स एलोकेट कर लिया है, तो अब आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। नाउ द थर्ड इज पॉलिसी गाइडेंस। इफ वी टॉक अबाउट पॉलिसी गाइडेंस, सो पॉलिसी गाइडेंस, एनएसएस जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, आपको एक पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जो कि एसेट्स or we can say that interests that need protection of the state, इसको एक तरह से वो गाइड करेगा कि किन किन एसेट्स को, किन किन चीज़ों को, कौन सी इंटरेस्ट है ऐसी नेशन की जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है। देन फोर्थ इज प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन मीन्स आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सिक्योर करनी है, हमें कौन सी चीज़ को नीचे रखना है, मतलब एक आपके पास अगर प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, जीवन में सबकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, तो उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही काम करने आना चाहिए। तो एक डॉक्यूमेंट आपको प्रायोरिटी लिस्ट देता है। प्रायोरिटाइजेशन के बारे में बात करें, अगर आगे बात करें तो दैट विल बी द रिसोर्स एलोकेशन। देखो इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है मैंने, रिसोर्स एलोकेशन वही चीज़ें हैं, बस उनको एक एक वर्ड में लिख दिया। रिसोर्स एलोकेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, डेटरेंस मस्ट बी देयर, इंटरनेशनल इंगेजमेंट मस्ट बी देयर। इंटरनेशनल इंगेजमेंट मीन्स अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा तो आप इंटरनेशनली इंगेज अच्छे से कर पाएंगे। एंड पब्लिक अवेयरनेस मस्ट बी देयर। तो एक तरह से उन्हीं चीज़ों को जो इधर लिखी हुई हैं, जो नीड है वही चीज़ आ जाएगी आपकी पोटेंशियल बेनिफिट्स में, कि नीड, आपकी जो नीड है वही चीज़ बेनिफिट्स है आपकी, आपने जो अपनी नीड बनाई है वही आपने बेनिफिट्स में डाल दी। बट देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब चैलेंजेस में सबसे बड़ा अगर चैलेंज बात करें तो डाइवर्जेंस बिटवीन द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। दोनों लीडरशिप्स अलग हैं, दोनों अलग अलग थॉट प्रोसेस से काम करती हैं। उन दोनों के थॉट प्रोसेस को आप मैच कैसे कर पाते हैं अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, तो उन दोनों को मैच करने की कोशिश होनी चाहिए। दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। देयर विल बी अ पॉलिटिकल हेजिटेशन ऑल्सो। जैसा हमने देखा कारगिल कमेटी बनी थी, उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो
नरेश चंद्र टास्क फोर्स कमेटी बनी थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बना था, ये आज तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए? बिकॉज देयर वॉज ए पॉलिटिकल हेजिटेशन इन द पास्ट। तो ये पॉलिटिकल हेजिटेशन आगे भी आएगा, जब पीछे रहा है तो आगे क्यों नहीं आएगा? तो देयर विल बी अ पॉलिटिकल हेजिटेशन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रिसोर्स एलोकेशन, बात तो हमने कर ली कि हमारे पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हैं और हमें कहाँ कहाँ रिसोर्स कैसे कैसे डालने हैं, बट रिसोर्स एलोकेशन करना उतना आसान होगा नहीं। आपके पास रिसोर्सेज होने भी चाहिए एलोकेट करने के लिए। इट विल बी अ बिग चैलेंज। चेंजिंग थ्रेट लैंडस्केप, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बात करी कि एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, ये इतना अनसर्टेन है और जो जियोपॉलिटिकल अरीना है वो इस कदर चेंज हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है। तो आपके लिए एक हमेशा चैलेंज रहेगा कि जो थ्रेट का लैंडस्केप है वो हमेशा बदल रहा है, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट तो एक स्टैटिक बन के ना रह जाए, आपको हमेशा से इस चेंजिंग थ्रेट लैंडस्केप को व्यू में रखना पड़ेगा। एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, लीगली इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे इस नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट को, इसमें भी चैलेंज आएगा। देन देयर विल ए प्रॉब्लम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कल्चर एंड द रिएक्टिव अप्रोच। सो दीज आर सम चैलेंजेस जिनको कि आप लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। बट यहाँ पे हमने ओवरऑल अभी तक क्या देखा? तो हमने देखा सबसे पहले कि व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट comprises the national security strategy, what was the need of it, then हमने देखा what is the outlined objectives, need में हमने देखा that there are changing landscapes, internal security problems like left-wing extremism. Then there was some economic and social problems. There was environmental problems. We talked about cyber threats. So these were some of the aspects we talked about in the need of it. Then we talked about the outlined objective, that we must have define a precise definition of national security. Then we talked about the potential benefits. And then we talked about the challenges. So it was a comprehensive cover up of all the topics of national security strategy. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों को जानना है देन यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी। आपको इन पे डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं जो कि आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू देंगे नेशनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी एज वी नो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। सो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एज आई टॉक्ड अबाउट दैट प्रयागराज में भी हमारे सेंटर्स खुल रहे हैं ऑफलाइन। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम टू दिल्ली एंड ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन द प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर इफ़ यू आर नियर बाई इट, और यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी ऑनलाइन by using the code BR10. You will get 10% instant discount. And finally, as I talked about, that if you want to join the Prayagraj offline center, you can call on this number or get contact on this location. And we have linked the Google form. आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप उस पर पूछ सकते हैं। काउंसलिंग फॉर्म है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और वीडियोज़ के लिए, और कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.